नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। ठोकरें खा कर के हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखलाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो दोस्तों फिर से आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए हुए हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में 6 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा रहता है, या बहुत सारे स्टूडेंट को यह समस्याएं होती है कि संस्कृत में सर अनुवाद को बनाइए, यानी संस्कृत से अनुवाद बनाना सिखा दीजिए। ठीक है, तो वही मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बना करके सोचा कि मैं वीडियो बना दूं, और एक वीडियो में बना करके लेकर आया हूं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ नियम होता है। सबसे पहले जरूरी होता है कि बेसिक बातों को जानना, यानी वह बेसिक बात क्या होता है उस बातों को जानेंगे। और बेसिक बातें यदि हम जान लेंगे तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अनुवाद बनाने में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए वह नियम क्या है, उस नियम को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए नियम है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, नियम क्या है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, कि आपका कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे। यदि आपका क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन का होगी तो आपका कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष एक वचन का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का करेंगे। यहाँ तक तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी लग रहा है। बिल्कुल, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं विस्तार से कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि कर्ता होता क्या है। ठीक है, किसको हम लोग समझेंगे कि कर्ता होता क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि कर्ता क्या होता है। देखिए देखिए जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, या काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, उस वाक्य पर आप सभी ध्यान देंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है जी, मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य से प्रश्न जरा कीजिएगा कि कौन पढ़ता है। ठीक है, इस वाक्य से जरा प्रश्न कीजिएगा कि कौन पढ़ता है, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है कि मैं। क्या आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। या इस वाक्य में काम क्या है, पढ़ना एक काम है ना जी, तो उस काम को कौन कर रहा है, उस काम को कर रहा है कर्ता। कर्ता क्या है, यानी उस काम को मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं कहूँ कि मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो आप उस वाक्य से प्रश्न कीजिए कि कौन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो होगा कि मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कौन जाता है प्रतिदिन विद्यालय, मोहन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि मोहन जो है ये करता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कर्ता क्या होता है ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पुरुष की, कि पुरुष क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए हिंदी में जो पुरुष होते हैं ना वो 3 होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और ठीक संस्कृत में भी पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और उत्तम पुरुष होते हैं। और बात करते हैं वचन की, तो वचन जो होते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वचन जो होते हैं वो संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन वही बात यदि हिंदी के करते हैं तो हिंदी में क्या होते हैं, 2 हो जाते हैं। यहीं से आपको बाबू क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है। और जो ऑब्जेक्टिव्स के जो पोर्शन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के सेक्शन जो होते हैं, उस सेक्शन में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न लगभग लगभग ऐसे पूछे जा सकते हैं कि पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, या संस्कृत में वचन कितने होते हैं, या संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष संस्कृत में जो होते हैं वो 3 होते हैं। और वचन जो संस्कृत में जो होते हैं वो 3 होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं। और जो आपका कारक की जो संख्याएं होती है वो संस्कृत में 6 होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप सभी लोग बिल्कुल ही नोट करके रखे होंगे। और आप देखिए एक अच्छी आदत ये होती है कि नोटबुक को अपना सामने लेकर रखें, यानी कि जो आपका कॉपी जो होता है उसको कॉपी कलम लेकर के बैठें, और जो चीज़ आप सभी को बताया जा रहा है
तो आप सभी इसको जरूर पढ़ें, ठीक है, और पढ़ें और इसको नोट जरूर करें। यानी नोट यदि कर लेंगे, देखिए पढ़ेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन होता क्या है कि कुछ से आपको लगेगा कि ना मुझे तो ये आ गया है, याद हो गया, लेकिन उसके बाद से क्या होगा ना कि आप जैसे ही ये पोर्शन आपका जो खत्म होगा, सेक्शन खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 दिन 3 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा। लेकिन उसको फिर आप जब लिखे होंगे, नोटबुक बनाए होंगे, तो वीडियो देखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत वहां से नोटबुक ओपन करेंगे और आपको समझ में आएगा, वो अच्छा ये कैसे कैसे हुआ था, वो यहाँ से ऐसे हुआ था, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक तो बात देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जो चीज़ पढ़ लिए और उसको फिर रिवाइज जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए उपरोक्त नियम पर ध्यान दें, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए उपरोक्त नियम पर ध्यान दें, यानी ऊपर लिखा गया जो नियम होता है उस पर ध्यान देने की बात बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। देखिए कह रहा है कि संस्कृत में कुल लकार 10 है, ठीक है। संस्कृत में कुल लकार कितने हैं? 10 है, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में 5 लकार ही पढ़ना है जो निम्नलिखित है। क्लास 10th के सिलेबस में कितने लकार पढ़ना है? 5 लकार पढ़ना है, जो क्या है? निम्नलिखित है, यानी नीचे दिया गया है। वह कौन कौन सा लकार हमको पढ़ना है? तो वो पढ़ना है लट लकार, और लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है लिट लकार, लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। उसके बाद से हमको पढ़ना है लंग लकार, यानी लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। उसके बाद से हमको पढ़ना है लोट लकार, ठीक है। तो लोट लकार का मतलब क्या होता है? आदेश के अर्थ में, ठीक है। क्या होता है? आदेश के अर्थ में। आगे चलते हैं, उसके बाद से दिया है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। अब मैं ये आप सभी लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई? लट लकार माने वर्तमान काल होता है, लेट लकार माने भविष्य काल होता है, लंग लकार मतलब आपका भूतकाल होता है, और लोट लकार यानी आदेश के अर्थ में होता है, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है, होता है। तो आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्यों याद करेंगे? तो देखिए, आप संस्कृत से हिंदी में अनुवाद यदि बनाते हैं, चाहे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, तो कोई वाक्य मान लीजिए कि दे दिया गया कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, या उसे विद्यालय जाना चाहिए, या तुम विद्यालय जाओ। तो ये जो मैं वाक्य बोला, इस वाक्य को पहचानने के लिए कि कौन किस काल का है, कौन किस लकार का है, तो ये याद रखना जरूरी होता है कि लट लकार माने वर्तमान काल होता है, लिट लकार माने भविष्य काल होता है, लंग लकार यानी भूतकाल होता है इत्यादि। ये लकार यदि आपको याद रहेगा, तब आप पहचान कीजिएगा कि हाँ ये इस लकार का है, तब इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार आप लकार दीजिएगा, यानी आप धातु रूप लगाइएगा और कर्ता को लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लट लकार, ठीक है। लट लकार माने बाबू होता है वर्तमान काल, ठीक है। और इसका जो प्रत्यय जो होता है, क्या होता है? प्रत्यय वह होता है आपका ती त अंति, सी थ थ, यहाँ पर ध्यान देंगे, ती त अंति, सी थ थ, सी थ थ, और ये जो है आपका आमी आव आम, ठीक है, आमी आव आम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो अगर ये क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है। और इस प्रत्यय की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? धातु रूप तैयार करते हैं। कैसा धातु रूप तैयार करते हैं जी? यानी ये पठ जो जिस आप धातु कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, तो धातु का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में धातु कह रहे हैं ना, उसे ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, दौड़ना, हंसना, गाना इत्यादि, ये सब क्या है? क्रिया होते हैं, और इसी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं धातु कहते हैं, ठीक है। यानी क्रिया को हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं, ठीक है। तब इसी के अनुसार, किसके अनुसार? है जो प्रत्यय जो दिया है ना कि ती त अंति सी थ थ आमी अव आम, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लट लकार में यानी वर्तमान काल में धातु रूप को तैयार करेंगे। ये प्रत्यय है और ये क्या है? धातु रूप है, ठीक है। तो देखिए नियम के अनुसार क्या था कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, जब ये हम दोनों बेहतरीन तरीके से जब हम पढ़ लेंगे, तब हम फिर नियम पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका धातु रूप है, जैसे इसमें करना कुछ नहीं है। जैसे देखिए पठ में ती को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है बाबू? पठनते, ठीक है। उसके बाद से पठ में त को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? पठत। पठ में अंति को जो लगाया गया है, यहाँ पर क्या हो गया है? पठंती, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप विसर्ग को लगा लेंगे, ठीक है। यानी विसर्ग लगाने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है ना, तो यहीं आप 2 बिंदु लगा लेंगे, ठीक है, तो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा पठसी, यहाँ पर सी है तो पठसी, इसमें पठथ, उसके बाद से पठत, उसके बाद से आप यहाँ पर पठामी, उसके बाद से आप पठाव, उसके बाद से पठाम। आशा करता हूँ इतना जरूर समझ में आया होगा। जैसे कि पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठाम। हंस का बनाना होगा तो हंस मतलब होता है हंसना, तो वह बना लेंगे हंसती हंसता हंसंती हंससी हंसता हंसत।
हसामी हसावा हसाम। उसके बाद से गछ पे बनाना होगा तो बनाएंगे गछती गछत गछंती, गछसी गछत गछत, गछामी गछाव गछाम। चल पे बनाना होगा तो चलती चलता चलंती, चलसी चलता चलत, चलामी चलाव चलाम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा कि कौन कैसे बनेगा। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लट लकार में यानी वर्तमान काल में हम लोग कैसे अनुवाद को बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आप सभी लोग को जरूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।